बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे बात करनी है वॉलीबॉल की, जहां पर पाकिस्तान के लिए एक शानदार खबर है। पाकिस्तान ने कतर को सेमीफाइनल में शिकस्त देने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जब आप इस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो नेशंस कप का आज फाइनल खेला जाएगा पाकिस्तान और मेज़बान बहरीन के दरमियान, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इवन इनिशियल फेजेस में जिस तरीके से वियतनाम को हराया, जिस तरीके से फिर ये कतर के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला किया, 3-0 से उनको शिकस्त दी और अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पूरी कौम जो है वो आज दुआ गो है। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहरीन को शिकस्त देने के बाद ये टाइटल अपने नाम करेगा। बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये हमारी कौमी वॉलीबॉल टीम के प्लेयर्स, इनके कोचेज़, तमाम तर सपोर्ट स्टाफ और जो हमारी वॉलीबॉल फेडरेशन है। बहुत ही ज़बरदस्त एक खबर है पाकिस्तान के लिए, और आज मेरे ख्याल से हम फाइनल जो है वो बड़े ही एक पुरजोश तरीके से मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे, आपको तमाम तर तफसीलात से भी बताएंगे। उसके बाद क्रिकेट की बात करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक स्किल्स डेवलपमेंट कैंप करवा रहा है, जिसका इनेकाद किया गया, वो अब अपने दूसरे मरहले में कैंप दाखिल हो चुका है और 30 जून तक ये दूसरा फेज़ जो है इस कैंप का वो जारी रहेगा। इसमें किन स्किल्स पर काम किया जाएगा, क्या इसका आउटकम होगा, क्योंकि वाकई ये पहला कैंप तो है नहीं और आखिरी भी नहीं है। तो ऐसे कैंप्स जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन इस बार क्या फ़र्क है, इस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। और जिस तरह कहा गया कि हम पूल ऑफ प्लेयर्स इन्हांस करना चाह रहे हैं, तो इस बारे में भी ज़रूर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पहला T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी ख़वातीन खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जो है वो 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे, और क्या सहूलियात जो है वो उनको दी जाएंगी और क्या पार्टिसिपेशन है, इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले वॉलीबॉल पर जिस तरह हमने कहा कि हम बात करेंगे और तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, क्योंकि वॉलीबॉल में जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है। और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोच हैं वॉलीबॉल टीम के जनाब सईद खान साहब। अस्सलाम सईद अहमद साहब, कैसे हैं आप? साहब आप कैसे हैं? ठीक है, मैं खैरियत से। सईद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है, कौम जो है वो बहुत ही पुरजोश है। पहले तो आपको और तमाम टीम को मुबारकबाद। कैसा रहा कतर से सेमीफाइनल? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ऑब्वियसली हम एक हमारी फख्र के लिए फख्र का बाइस है कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है। लास्ट ईयर भी हमने कतर के साथ फाइनल खेला था। आज हम बहरीन, डिफरेंट मुल्क कंट्री है, बहरीन से खेल रहे हैं। तो कल जो मैच था कतर के साथ, वो एक बहुत बैलेंस टीम और एक्सपीरियंस टीम थी। अगर हम उनसे रैंकिंग वाइज देखा जाए कि वो हमसे मच बेटर थी। वो नियर 25 और उनकी रैंकिंग थी, हमारी 39 इस जो वर्ल्ड में है। तो उस लिहाज से हमारी जो कल परफॉर्मेंस थी एक्सेप्शनल, यानी आउट क्लास थी। सारे लड़के हमारे बहुत अच्छे खेले। अच्छा, जरा टैक्टिकली ज़रूर एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी आउट क्लास वॉलीबॉल खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर। आपसे पहले भी जब बात हुई हमने इसको टेक्निकली एनालाइज किया था। आप पर्टिकुलरली क्या बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन पर स्किल्स में काम किया गया और वो कितनी ज़्यादा करामत साबित हुई हमारे लिए? जी बिल्कुल। इससे पहले आपको ये नॉलेज में होगा कि सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप लीग उज्बेकिस्तान में हुई थी, जिसमें 5-6 मुल्क आए थे, इसमें इंडिया भी शामिल था। और वो हमारे लिए एक इनिशियल यानी कि प्रिपरेशन फॉर नेशन कप के लिए हमारे लिए एक अच्छा टूर्नामेंट मिला था। उससे पहले जो हमारी प्रिपरेशन थी या तैयारी थी, हमने ज़्यादा जो हमारा फोकस था, हमारे जो फॉरेन कोचेस थे हमारे साथ, तो हमने ज़्यादा ट्रांजिशन, ब्रेक पॉइंट्स और साइड आउट, ये टेक्निकलिटीज ऐसी हैं जो इस पे पूरा बेस करता है वॉलीबॉल। तो इस पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया, और स्पेशली जो ब्लॉक सिस्टम है हमारा, उसको हमने थोड़ा सा एनहेंस करके एडवांस किया, जिसकी वजह से आज हम नेशनल कप्स के फाइनल खेल रहे हैं। आज के फाइनल के बारे में सईद साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा मौका है, पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, फिर आपने ऑपोजिशन को भी देखना है कि बहरीन किस तरह की वॉलीबॉल खेलते आए हैं, तो किस तरीके का मुकाबला हम आज देख सकते हैं? जी आज देखें, उनका होम ग्राउंड है और ओबियसली बड़े तमाशाई होंगे और उनका एज भी होगा इस चीज से। और बहुत बड़ा ये फाइनल मैच है पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान। तो उनको अगर एडवांटेज है होम ग्राउंड का, तो मेरे जो मैं बीइंग एज ए एक्सपर्ट कोच, मैं आप ये जो हमारी हिकमत अमली है मेरी उसके कोच से, पाकिस्तान की जो हेड कोच से मेरी ये बात हो रही थी, तो इसी बात पे हम यानी कि इत्तेफाक राय था कि आज हमारी जो हिकमत अमली है, इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग सर्विस है। अपोनेंट की रिसेप्शन को हमने डिस्टर्ब करना है, जैसे एज प्रीवियस हमने कल कतर की टीम के साथ किया। अगर अपोनेंट की रिसेप्शन डिस्टर्ब होगी तो हमारा जो ब्रेक पॉइंट इंतहाई स्ट्रांग होगा। और सबसे अहम जो चीज है
हमारा जो वॉलीबॉल में अगर हमारी ट्रांजिशन इफेक्टिव हो गई तो हम यकीन करें 3-0 कल के मैच की तरह हम जीतेंगे आज। बिल्कुल सही साहब, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप थोड़ा सा हमारी मालूमात में भी इजाफा कीजिएगा। आपका पैगाम क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी बात की जाती है कि सपोर्ट की ज़रूरत है वॉलीबॉल को पाकिस्तान में, चाहे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। क्या कर सकते हैं बहैसियत पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान के जो इदारे हैं स्पोर्ट्स से मुंसलिक, आपके ख्याल में इस टूर्नामेंट के बाद क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए फ़ौरन करना ज़रूरी है कि हम अपनी वॉलीबॉल को और बेहतर सतह पर लेकर जा सकें? अहमद नवाज भाई, ये देखिए इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान टैलेंट का एक बहुत बड़ा हब है वॉलीबॉल का, स्पेशली जो नेटिव एरिया है या जो दूसरे दूर दराज इलाके हैं, इवन अब सिटीज में आ गया है। पाकिस्तान में वॉलीबॉल की टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब जैसे देख आपके सामने आफ्टर दिस कंपटीशन हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी जाएंगे और ये फाइनल हम खेल रहे हैं, पाकिस्तान सीनियर टीम खेल रही है। तो इस स्टेज पे अब गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी सपोर्ट करें। हम ट्राई कर रहे हैं, हमारे फेडरेशन के चेयरमैन साहब चौधरी मोहम्मद याकूब साहब जो कर रहे हैं वो जाती हैसियत से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने जाएं। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कैंप्स ट्रेनिंग है, इसको इनहेंस करने की जरूरत है हमें। ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी मदद कर रहा है, वो 2-3 महीने का कैंप लगाते हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जरूरत है, क्योंकि इस टाइम हमारे पास ऑल एज कैटेगरीज की टीम है, जिसमें अंडर 16 अभी यानी कि रिसेंटली अब जाएगी इंशाल्लाह थाईलैंड खेलने के लिए, सेकंड एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए अब, और जो जिसकी ट्रेनिंग मैं करवा रहा हूँ पाकिस्तान जूनियर टीम को, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अगर नेक्स्ट मंथ उज्बेकिस्तान जाएगी। तो ये हमारे साथ अगर हमें एडिशनल हमें सपोर्ट मिले फाइनेंशियली तौर पर और इकोनॉमिकली तौर पर, तो यकीन करें हमारी टीम वर्ल्ड क्लास में रैंकिंग बनाने में हम इंशाल्लाह देर नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सही साहब, हम भी यही उम्मीद करते हैं। एक बार फिर आपको और टीम पूरी को बहुत मुबारकबाद हो, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज का फाइनल भी पाकिस्तान अपने नाम करेगा और पूरी कौम जो है वो एक शानदार इस्तकबाल देगी इस टीम का। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सईद अहमद खान साहब, जो कि कोच हैं वॉलीबॉल के, जूनियर लेवल पर भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी वॉलीबॉल अब तक खेली गई है, और हम यही एक पुरजोश हैं, हम पुरुमीद हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जो हैं वो फ्लरिश करें। कल हम हॉकी की बात कर रहे थे, आज हम वॉलीबॉल की कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसीलिए हमें स्पोर्ट्स 360 कहते हैं। तो ये एक सिंपल सा डिस्क्लेमर ज़रूर था। मज़ीद स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे, मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एक्सपर्ट और एंकर सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मुबारक हो आपको कल पाकिस्तान की जो जीत थी, सबको मुबारक हो। बहुत डिजर्विंग है। Absolutely. हम जिस तरीके से हॉकी की बात कर रहे थे, आई गेस ये भी वही लड़के हैं जिनको दाद देनी पड़ेगी। विद कम लिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। एब्सोल्युटली, और हम चाह रहे हैं कि आपको भी हम ऐसी ही मुबारकबाद देते रहें, पता है हम ये बिल्कुल चाह रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज प्रोग्राम में क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसी आप? ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो क्रिकेट पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा वॉलीबॉल के ऊपर ज़रूर बात करें। कल कतर को हरा दिया, आज फाइनल में हैं, और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि देखें, कल हम हॉकी पे बात कर रहे थे, आज हम वॉलीबॉल पे बात करें, और आप हमेशा कहती हैं कि इतना सारा टैलेंट है, कितनी स्पोर्ट्स हैं जिनको पजीराई इस तरह मिलेगी। बिल्कुल, अक्सर बाहर जब मैं क्रिकेट के लिए ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझसे पूछते हैं आपका प्रोग्राम किस सिलसिले में होता है जो आप नेशनल टेलीविज़न पे करती हैं, तो मैं बहुत फ़ख्र से बताती हूँ कि स्पोर्ट्स 360, और उस पर हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और मज़ा तब बहुत ज़्यादा आता है जब ऑब्वियसली हमारी डिफरेंट स्पोर्ट्स परफॉर्म कर रही होती हैं, इवन दो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे आपने बताया, पहले हम हॉकी पे बात कर रहे थे कल, और आज हम वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं, और दोनों फाइनल्स में पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हॉकी वॉलीबॉल एक स्टेप अहेड फिनिश करे। बट ये वो टैलेंट है जो बार बार सर उठाता है, जो बार बार बताता है हम यहाँ मौजूद हैं, आप हम पे ध्यान दें, और ये हम लोगों का काम है। अच्छी बात है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक छोटी सतह पर ज़रूर इस काम को सर अंजाम दे रहे हैं कि हम इन ख़बरों को सामने ला रहे हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करना। खाली एक टिकट चला देना वो काफ़ी नहीं होता, ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोच की बात करें, हम कैप्टन की बात करें, हम स्ट्रैटेजी की, जैसे कल हम हॉकी में अपनी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, कि हम इन डेप्थ देखें कि कहाँ कहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और कहाँ कहाँ चीज़ें बेहतर हो रही हैं,
और इसी तरीके से इन स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, ये जो प्लेयर्स होंगे इनकी हौसला अफजाई होगी, इनको पता चलेगा कि वी केयर अबाउट देम। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइवेट चैनल्स हों, हमारे नेशनल टेलीविज़न पर इनको दिखाया जाए, इनकी बात की जाए। और अब वॉलीबॉल को अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि अब टीवी कवरेज पहले से काफ़ी बेहतर मिलनी शुरू हो गई है। तो आई होप कि इसी तरह आगे बढ़ता रहे काम। अच्छा, मुझे आई हैड द चांस टू गो एंड मीट द टीम। इससे पहले भी हमने 1-2 प्रोग्राम्स टीम के साथ किए, जो फॉरेन कोचेस थे उनके साथ भी किए। इवन वहाँ पे वुमेंस टीम थी, उससे भी हमारी बात हुई। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वो दे वेरी हम्बल, और वो जितने लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे, दे आर वेरी फोकस्ड। लेकिन आपने भी इस चीज़ की एडवोकेसी हमेशा की है कि अगर आप प्लेयर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उन चीज़ों में कंफर्ट दे देंगे जिससे उसका लाइवलीहुड चलना है, तो शायद वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमने शो पे भी बुलाया था और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही थी। फिटनेस स्टैंडर्ड्स उनके बहुत इम्प्रेसिव नज़र आए, जिस लिमिटेड रिसोर्सेज में वो काम कर रहे थे। और आई थिंक बस थोड़ा सा अगर हम साथ साथ उनको ये सपोर्ट दे दें तो वो अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी रिकवरी के ऊपर अगर काम उस तरह से शुरू कर दें जैसे इंटरनेशनल एथलीट्स करते हैं, तो गेम में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी और आपकी एज ए प्लेयर लॉन्जेविटी हो जाती है करियर की, आपका करियर लंबा हो जाता है जब आप साथ साथ टेक केयर करते हैं। होता ही है कि हमारे प्लेयर्स को इतनी मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है कि उनके करियर छोटे हो जाते हैं, और ये करियर वैसे ही 10 से 15 साल आप बहुत अच्छा खेल रहे हो तो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर 15 से 18 साल से ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको सही रिकवरी, सही केयर नहीं मिलती तो वो इवन 10 से कम हो जाता है, और उसके बाद फिर सब इतने पढ़े लिखे नहीं होते, रिसोर्सफुल नहीं होते कि वो अपनी लाइवलीहुड कंटिन्यू कर सके। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस वक्त वो अपनी पीक पे हों हम उनका इतना ख्याल रख सकें कि वो फिर उसको लंबा लेके जा सकें। एंड आई थिंक ये ओनर्स जो है वो सबके ऊपर आएगा। हम बतौर मीडिया प्रोफेशनल्स या एज ब्रॉडकास्टर्स हमारा काम है कि हम एटलीस्ट उसको लाइमलाइट में रखें, उसके बारे में बात करें। ये बड़ा ज़रूरी है व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस। और मैंने जैसा कि कहा कि इन वॉलीबॉल प्लेयर से भी मुलाकात हुई, दे आर वेरी फोकस्ड, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो अब कंप्लेन नहीं करते, वो यही फोकस कर रहे हैं कि टूर्नामेंट्स हम खेलते रहें। उनका सिर्फ एक ही सवाल था या एक ही डिमांड थी कि हमें कंपैरेटिवनेस जो है वो चाहिए, हमें आप कंपैरेटिव फॉर्मेट के अंदर लाजमी रखें। हम चाहते हैं कि हम दुनिया में लीग्स खेल रहे हों, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को बहुत मुबारकबाद देनी होगी और उनको खराज तहसीन पेश करना होगा। उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी बुलाया था एक होम सीरीज़ खेलने के लिए। तो आई थिंक इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जब आप एक इंटरनेशनल टीम को बुला रहे हैं, आप होम सीरीज़ अरेंज करा रहे हैं ताकि वो टैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं आपके इंप्रूव हो रहे हों। लेकिन आई थिंक अवैस बड़ा शानदार मौका है एंड एवरीबडी इज़ वेरी वेरी हैप्पी और वेरी फोकस्ड ऑन टुडेज़ फाइनल। जिस तरीके से कल क्योंकि पूरा मैच देखा था, अगर तीनों सेट्स की आप बात करें तो सबसे बड़ी हैरानगी वाली ये बात थी कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम अपनी बात करते हैं ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे लोगों को अभी भी बहुत से ऐसे डोरवेज हैं जो कि नहीं खुले उनके लिए, कि जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रैक्टिसेस जहाँ पर होती है। मैं कल कतर की देख रहा था, कतर की जितनी भी टीम है वो कतर के रिहायशी नहीं है, वो कोई अल्जीरिया का है या कोई किसी और इलाके से उसका ताल्लुक है। उनको जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको निकाल के तो उनको कतर की नेशनलिटी दी है, जो कि कतर के लिए अब खेल रहे हैं। और कतर इससे पहले आपको पता है इसी चैंपियनशिप का फाइनल जीत भी चुका था, अपना डिफेंडिंग चैंपियन था। जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने थर्ड राउंड के अंदर, मुझे याद है कि जो एक डू एंड डाई सिचुएशन पाकिस्तान के लिए थी, क्योंकि पाकिस्तान अंडरडॉग था इस टूर्नामेंट के अंदर। मुराद की बात करें, जिस तरीके से उसने लीड किया पाकिस्तान को इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर, पाकिस्तान का किसी ने इतना ज़्यादा तवक्को नहीं किया था कि पाकिस्तान फाइनल्स तक पहुंचेगी। हम कल भी बात कर रहे थे कि लीग सिस्टम आपका है नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पर इतनी एज सच कुछ फैसिलिटीज है नहीं, वो जाके डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लीग्स खेलते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट, बहुत पॉपुलर है। मैंने आपको बताया ना कि चाहे वो स्कूल के अंदर आप देख लें, लड़कियों में लड़कों में पॉपुलर स्पोर्ट। आपने कोई नाम भी बताया था जो आप जुटकी, जो हम पंजाबी में कहते हैं, जो खेला जाता है वहाँ पर, ये हर जगह है। लेकिन कल जो प्लस पॉइंट था आपका, जब आखिरी सेट की आप बात करें तो कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर की बात करें तो जब पाकिस्तान 22-21 पॉइंट पे पहुंचा है, जो 2-3 अपना मिस है पाकिस्तान से, तो थोड़ी धड़कनें तेज हुई, लगा कि नहीं भाई कुछ होगा मामला, शायद चौथे राउंड के लिए ना जाना पड़े। लेकिन पाकिस्तान ने तीनों सेट्स के अंदर डिफेंडिंग चैंपियन को शिकस्त देना, दैट स्पीक्स ऑफ अ वॉल्यूम कि आपकी टीम में वो दमखम है। कभी भी अपसेट, चाहे क्रिकेट की हम बात करते हैं, कभी भी बड़े स्पोर्ट्स में आपको अपसेट कर सकती है, सिर्फ इन लड़कों को बैकअप चाहिए। बड़ा मैच आज, क्योंकि अगर उस टीम की बात करें जिस तरीके से परफॉर्म करती हुई, कतर भी अनबीटेबल था इस टूर्नामेंट के अंदर, इसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी। नहीं, अभी लग यही रहा है कि जब लोग इतना ज़्यादा फोकस नहीं होते तो एकदम से ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती है कि हम फोकस्ड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम आपसे भी तवज्जो हटाएं कुछ अरसे के लिए तो हम वापस फोकस्ड हो जाएंगे, परफॉर्मेंस आएगी। लेकिन वैसे ठीक कह रहे हैं, आई थिंक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। जिन्होंने कल का सेमीफाइनल भी देखा उनको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा फोकस थे हमारे प्लेयर्स, दे वर गिविंग इट देयर ऑल, और बहुत ही शानदार कारकर्दगी रही है।
और एक बार फिर हमारी जानिब से पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को बहुत मुबारकबाद हो। ख़ास तौर पर आज के फाइनल के लिए हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मेज़बान बहरीन को शिकस्त देगा और ये नेशंस कप जो है वो अपने नाम ज़रूर करेगा। और हम आपको ज़रूर अपडेट करते रहेंगे तमाम तर तफसीलात से जो इस टूर्नामेंट की, और ख़ास तौर पर जो फाइनल है जो शाम को खेला जाना है उस बारे में भी ज़रूर फिर डेफिनेटली कल के प्रोग्राम में बात होगी। क्रिकेट के ऊपर अब हमने फोकस ज़रूर करना है। पाकिस्तान का स्किल डेवलपमेंट कैंप जो है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। 30 जून तक ये दूसरा मरहला जो है वो जारी रहेगा। तो वसी क्या ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि अब हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? पूल ऑफ प्लेयर्स की बहुत सारी बात की जाती है, तो आपके ख्याल में कितना कारआमद साबित होगा ये कैंप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कॉन्ग्रेचुलेट सना मैडम। ICCR हॉल ऑफ फेम में इनका नाम है, और फिर उसके बाद 5 मिनट्स पहले इन्होंने रैंक की, तो नॉट जस्ट फॉर हर, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। और ये मशाल राह हैं बच्चियों के लिए जो भी क्रिकेट खेलना चाह रही हैं, तो हैट्स ऑफ टू हर। और उसके बाद आते हैं अपनी जो क्रिकेट है उसकी बात अगर करें तो वो ये चीज़ है कि हम पूल ऑफ प्लेयर्स की बात तो करते हैं, लेकिन हम उन्हीं 15 से 17 प्लेयर्स को ही रोटेट करते हैं। वी डू नॉट एवर रोटेट इनटू दोस 40 प्लेयर्स। आप ये देखें कि अभी ये सीरीज़ हुई बांग्लादेश के ख़िलाफ़, आपके सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, ये प्लेयर्स कहाँ थे? नईम कहाँ पर थे? हसीबुल्ला कहाँ पर थे? यू जस्ट नॉट प्ले देम, लेकिन आप उनको प्लेयर्स को उस टीम में डालें ताकि वो बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ, आपके इंटरनेशनल कोचेस के साथ रहें इन द ड्रेसिंग रूम, और वो उन नॉर्म्स को अप्लाई करें अपने ऊपर कि किस तरह एक बड़ा प्लेयर एक मैच से पहले किस तरह उस चीज़ को अडेप्ट करता है। फिर उसके अलावा एक और चीज़ है जो PCB ने अंडर 19 का मतलब साइमल्टेनियसली 2 कैंप्स इन्होंने लगा दिए। इससे बेहतर, इट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ़ यू, मुझे ये लगता है कि इससे बेहतर ये था कि अंडर 19 प्लेयर्स के भी इसी तरह पूल बना के उन्हें भी बड़ी टीम के प्लेयर्स के साथ, बड़े कोचेस के साथ लगाया जाता, ताकि उनको भी पता चलता कि हाउ अ बिग प्लेयर, एक रूटीन होती है हर प्लेयर की, फ्रॉम गेटिंग अप टिल द नाइट जब वो सोते हैं, और उसके अंदर न्यूट्रिशन जिस तरह इन्होंने बात की। फिर उसके बाद रिकवरी, हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स को ये पता ही नहीं है, दे विल वर्क आउट फॉर 2 आवर्स एंड दे डोंट नो द रिकवरी, कि हमने रिकवरी कैसे और वही एज है जहाँ पर आपने बताया एग्जैक्टली वहाँ पे 17-18 साल में जो चीज़ एक नॉर्म आपका बनता है, फिर वो आप आगे जाके उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। नॉट दैट कि आप एक 25 साल के लड़के को एक चीज़ इंडक्ट करेंगे तो वो 2-3 सालों में वो चीज़ नहीं सीख सकेगा, बजाय इसके कि आप 16 साल के बच्चे को 17 साल 18 साल अंडर 19 से अगर आप उसको उस चीज़ में ढालेंगे तो वो फिर उसके बाद उसके लिए बहुत आसानी होगी गोइंग फॉरवर्ड इनटू। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आई थिंक सब्जेक्ट है जिसकी निशानदेही वसी कर रहे हैं, और हमने बहुत ज़्यादा ये बात की है कि ऑब्वियसली यहाँ पर तो स्किल डेवलपमेंट कैंप की ज़रूरत थी और इम्पॉर्टेंट भी है, बट आपको इसको वापस ग्रास रूट्स के ऊपर भी लेकर आना है। और हमने ये पहले भी बात की है कि हमारे यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी का लेवल इतना है कि कोई भी साबिक क्रिकेटर जो है वो यूथ क्रिकेट के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो आपको पहले एक्सेप्ट करना होगा। और आप ऑब्वियसली इस कैंप की बात तो ज़रूर करेंगी, लेकिन अंडर 19 के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, और ऑल दो इनकन्सिस्टेंसी बोर्ड में है, बट डिसेंट्रलाइज नहीं हम कर पाए, बट देर आर स्टिल टीम्स दैट आर प्लेइंग अंडर 19 क्रिकेट, तो आप उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं इसको। देखिए, अंडर 19 का लड़कों का तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर मौजूद है। आप हर दूसरे साल अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते हैं। अब तो लड़कियों का भी वर्ल्ड कप आ गया, अनफॉर्चुनेटली उनका अभी उस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। कोच को पता ही नहीं होता वो उस टीम का कोच है और आखिरी टाइम पे किसी और को बना के भेज देते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़रूर है। लड़कों की अंडर 19 में पहले से चीज़ें मतलब एक स्ट्रक्चर ज़रूर है, बट कितनी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, कितनी जो फीड हम करते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करते हैं कि अंडर 13 अंडर 16 से होके कितनी शफाफ तरीके से वहाँ पे आते हैं, हमने बहुत से केसेस हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन सबसे बड़ी अवेयरनेस की बात है और रिसोर्सेज की बात है। अभी हम बात करें कि अंडर 19 प्लेयर्स को रिहैब का नहीं पता, मैं आपको बता सकती हूँ कि जो आपके डोमेस्टिक सीनियर प्लेयर्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड सहूलियात में रह के रिकवरी शायद नहीं भी कर पाते, क्योंकि एट टाइम्स मैंने ऐसे भी टूर्नामेंट्स देखे हैं, इवन लड़कियों के तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी ऐसे देखे हैं कि ऐसे होटल में ठहरे हैं जहाँ पे जिम नहीं है। तो आपके पास जिम नहीं होगा तो आप रिकवरी कहाँ से करेंगे? आपने स्ट्रेचेस करने होते हैं, आपने जिम वेट से अपने एक्टिव रिकवरी की तरफ जाना होता है। तो जब तक ये स्ट्रक्चर्स हमारे आपके इतने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि जब आपकी क्रिकेट टीम या जब भी कोई एथलेटिक्स की टीम किसी होटल में रहे, किसी जगह पे रहे, वहाँ पे पूल, जिम,
ये बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए जो एथलीट के लिए ज़रूरी अच्छा, शायद इसीलिए हम बार बार कहते हैं डिसेंट्रलाइज कर लें, क्योंकि हम बाकी मुल्क में ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि हर काउंटी के पास वो फैसिलिटी है, उनके नाम वो ग्राउंड किया गया है, उसकी ओनरशिप वो उसके पास करते हैं। हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट या रीजन्स के पास इतनी सहूलियात शायद इसलिए भी नहीं है कि आप उनको वो डिसेंट्रलाइज तरीके से चला नहीं पा रहे। बिल्कुल, देखिए अगर मुझे कल को कोई ग्राउंड मिले या आपको कोई ग्राउंड मिले, आप उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे जब तक आपको नहीं पता कि मुझे अगले 30 साल के लिए 20 साल के लिए लीज पे एक ओनरशिप मिली है। अगर आपको पता है मैं 2 साल तक मैं उसको देखना है, तो फिर कौन अपना पैसा या स्पॉन्सर से लेके भी पैसा लगा सकता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है 1-2 महीने में फिर आपसे वो ले लिया जाए। तो आई थिंक जब तक इस तरीके से ओनरशिप नहीं दी जाएगी, डिसेंट्रलाइज नहीं किया जाएगा, सबसे बड़ा जो हल है किसी भी स्पोर्ट को फ्लरिश करने का वो यही है, आपने डिसेंट्रलाइज करना है, आपने ओनरशिप देनी है रीजन्स को, आपको एसोसिएशंस को ओनरशिप देनी है, ताकि फिर उनका वो एट स्टेक हो, उनकी रेपुटेशन एट स्टेक हो, उनकी प्राइड एट स्टेक हो कि अच्छा जी लाहौर 3 दफ़ा चैंपियन बन गया तो कराची कैसे पीछे रहेगा? नहीं रहेगा। अगर कराची 2 दफ़ा चैंपियन बनेगा, इस्लामाबाद पिंडी नहीं पीछे रहेंगे। तो इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा अपने आप को। और आई थिंक ये बात हम बड़े अरसे से करते आ रहे हैं, पता नहीं अब सुनने इसकी सुनवाई कब होगी और इसके ऊपर अमल कब होगा, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हमारी हो ना हो, आपकी तो सुनवाई हो रही है। हाँ, आप तो कह सकती हैं, मतलब हम तो चले मेरी सुनवाई उल्टी हो जाती है। तो आवाज़ जो है वो लाजमी पहुंच रही है। लेकिन वैसे आप भी लेवल 2 कोच का एक वसी तजर्बा रखते हैं, माशाल्लाह लेवल 3 की तरफ भी जल्द जाने लगे हैं। आई एम श्योर पढ़ाई शढ़ाई कर रहे हैं आप आजकल, तैयारी पूरी है? बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है इस लेवल पर। तो अब ऑब्वियसली ये कैंप ज़रूरी है, और हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर भी आकिब साहब जो हैं वो बड़ा एक कड़ी नज़र उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि हम वो पूल ऑफ प्लेयर्स एनहांस करना चाह रहे हैं, जिसकी बहुत अरसे से बात हो रही है। बट जिस तरह वसी ने निशानदेही की और सना ने भी कहा कि आपको यार डिसेंट्रलाइज करके उसको ग्रास रूट पर भी लेकर आना है, वरना वो फिर प्रोडक्ट आपको मिलेगी नहीं एंड तक। यार अंडर 19 लेवल पाकिस्तान तो चले वो बड़ी चीज़ है, मगर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाओ ना, जो आप कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज कर लो सिस्टम, आपका रीजन है या आपका डिस्ट्रिक्ट है जो भी है, अभी भी अगर आप इसी लाइव शो के अंदर आप अभी किसी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को या रीजन के प्रेसिडेंट को उठाएं, कॉल करें, उससे कहें मुझे टॉप 100 लड़के निकाल के दो, विद इन 10 मिनट मुझे चाहिए, मैं लिख के कहता हूँ नहीं होंगे उसके पास, क्योंकि भाई उसने कभी सिस्टम बनाया ही नहीं है। जो हम बार बार बात करते हैं, स्काउट की बात करते हैं कि आपके पास प्लेयर्स का पूरा परफॉर्मा पड़ा होता है कि उसने किस लीग के अंदर कहाँ जाके परफॉर्म किया, किस पिच के ऊपर किया, हर चीज़ का एक हीट मैप आपके पास होता है। वो चीज़ है ही नहीं आपकी। जो सबसे बड़ा एक इशू अंडर 19 के अंदर, मैं आज भी इस चीज़ पे हमेशा इस टॉपिक को इसलिए कहता हूँ इंटरेस्टिंग है, ये एक प्रोग्राम आपका कम पड़ जाता है। आपके जितने हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेजेंड्स ऑफ द गेम है, सारे मामलात मुझे पता है, हम सब, चाहे मैं भी हूँ, मेरी भी शायद दौड़ होगी पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर फेम है, वहाँ पर हर चीज़ की आपके पास चीज़ अवेलेबल है। मेरी दौड़ पाकिस्तान अंडर 19 के लिए नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेन आपका बीच में आता है वो है फाइनेंसिस का। आप इतने ज़्यादा फाइनेंसिस देना ही नहीं किसी को चाहते कि बड़ा नाम आपके साथ जुड़े। यूनुस खान वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उन्होंने, मुझे पता है वही बात थी कि ऑब्वियसली इज़ अ हेड कोच, वो चाहेगा कि मेरी उसके अंदर जितना है मैं स्ट्रक्चर सारा उसका करके दूँ, उसमें जो मामला तो है उन्होंने भी छोड़ के आपको वापस चले गए। आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है। अंडर 19 मेंस के तो जो कप्तान भी बात कर रही है कि थोड़े बहुत आपको टूर्स नज़र आते हैं, मैं कहता हूँ वो भी शायद आपको इक्का दुक्का नज़र आते हैं, बहुत अरसे के बाद नज़र आते हैं। आप अगर नॉन टेस्ट नेशंस, क्योंकि खेला हुआ मुझे उसका ज़्यादा आइडिया है, उनको अगर आप उठा के देख लो, तो मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, यूएई की, 2009 में मैं खेला हूँ, मुझे यह आइडिया है कि यार हमारे साल के अंदर 6 टूर होते थे। पाकिस्तान अंडर 19 का मैं रिसेंट उठा के देख लूँ तो आई गेस सिर्फ आपने साल में 2 टूर किए, शायद आपने 1 टूर किया, उसके अलावा आपका कोई टूर लगा नहीं है। लेकिन वैसे बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट इसलिए भी है कि मैं खुद ऐसे प्लेयर्स को ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो पूरा डिस्ट्रिक्ट एक उंगली के फ्रैक्चर के साथ खेल गए, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है कि इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप इस चीज़ पर भी ज़रूर नज़र दोहराएं कि जब, और ये ऑफन हो रहा है कि वो मुझे बताते हैं कि जी हमारा फिटनेस टेस्ट है, हमारा कैंप है, जो 19 और 16 के बच्चों को जिस मौसम में जिस तरह की एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं वो बनती नहीं है उस लेवल के ऊपर। यार आप अंडर 19 की बात कर रहे हो, मैं सेकंड करूंगा कप्तान की बात की, कि मैं एक टीम के साथ टीम मैनेजर था, क्रिकेट के अंदर बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट अभी उन्होंने किया हुआ है, मैं लिटरली आपको ऑन द रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार हूँ कि उनको गेम रेडी का नहीं पता था। मोहम्मद आमिर के पास थी, ऑब्वियसली ठीक है, वो एक्सपीरियंस्ड है, हर जगह खेलता है जाके, क्योंकि हमारे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हमारे प्लेयर्स के होते हैं। मैं उस लड़के की बात करूं जो प्री मैच्योर्ड क्रिकेटर की बात करूं, उसको नहीं पता था इन चीज़ों का। आप रिकवरी प्लान की बात कर लो, हमारे आज भी ऐसे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो इस वक्त जो पाकिस्तान में टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वो रिकवरी प्रोसेस के ऊपर नहीं आते। तो इंजरी छुपा रहे हैं। इंजरी भी आप इंजरी इसलिए छुपाई जाती है, साफ बात है, उनको होता है कि यार 1-2 टूर लग जाए, कि मेरा चांस बना हुआ है, मैं कहीं इस टूर से निकल ना जाऊँ। वो अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, टीम के साथ भी कर रहा है।
मसला आपका ज़्यादा कहाँ पर आता है? जब इन सीज़न की बात करते हो वो तो ठीक है, वहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। जब ऑफ सीज़न की बात करते हैं, आपका चाहे प्रोफेशनल क्रिकेटर है चाहे अंडर 19 है, उसको नहीं पता क्योंकि उसको यंग एज के ऊपर ग्रूम नहीं किया जाता। उसको ना बताया जाता है कि तुम्हारी ये फिजिकल फिटनेस है, ये तुम्हारा डाइट प्लान है। फिर मुझे पता है डाइट प्लान पे लोग, मैंने कहा ना एक प्रोग्राम कम है, लोग कहते हैं फाइनेंसेस इतने देते नहीं, डाइट प्लान कहाँ से हम पूरा करें अंडर 19 वाले। और ये बात सच है, लड़कों को कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं जो मिल जाए खाने के लिए तैयार है भाई, कम से कम कुछ मिले तो सही है। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें आपके पास हैं। आपने जब तक उनको ग्रूम नहीं करना उस एज के ऊपर, एक को मुझे याद है टीम को अंडर 19 में मैंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट हम हायर करते हैं। आगे से मुझे जवाब मिला लड़के पागल तो नहीं है यार, साइकोलॉजिस्ट के साथ पागल नहीं होते, वो बेसिकली उसको साइको पूरी ट्रेनिंग देता है बंदा। और ये आजकल स्पोर्ट्स के अंदर हर चीज़ में जरूरत अच्छा, है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ तो वैसे ही इतना टैबू सब्जेक्ट है कि हमारे लिए बड़ा इजी है लेबल लगाना। हम कभी सोचते ही नहीं है कि उस तरफ जो है वो मेंटल फिटनेस कितनी ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पर एक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन के लिए। वैसे आप क्या ऐड करना चाहेंगे? सर काउंटी की आपने बात की, ग्राउंड्स की आपने बात की, मैं मानसरा से बिलोंग करता हूँ। हमारे मानसरा के लड़के पीसीबी के ट्रायल्स देने एबटाबाद आते हैं, ग्राउंड नहीं है वहाँ पे। बडग्राम, बिशाम, वो जो इलाके हैं उनको तो आप छोड़ ही दें। वी डोंट हैव अ ग्राउंड इन मानसरा। पॉलिटिकल हज़ारे यूनिवर्सिटी में एक ग्राउंड है, वहाँ पे आप देख लें कि कुछ। तो आप अगर इस्लामाबाद के ग्राउंड्स का हाल देखें, मैं खुद करंटली क्रिकेट खेल रहा हूँ, यू डोंट हैव कवर्स टू कवर द पिचेस। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एक डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के अलावा किसी ग्राउंड में भी आपके पास कवर्स नहीं है। और वहाँ रात के भी को- नहीं मिलते, अब वो रात- कहते हैं कि नहीं है वहाँ जी, पर, रात को अगर बारिश होती है तो सुबह आपका पीसीबी का चैलेंज कप का मैच 30 मनसूख कर दिया जाता है। 30 या 20 ओवर्स होते हैं, जहाँ पे 70 ओवर होने चाहिए। दूसरा जो इंजरी छुपाने की आपने बात की सर, हमारे जो क्लब क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है, अगर बच्चा नहीं खेलता तो उसका पूरा साल ज़ाया हो जाता है। तो ही थिंक्स के मैं अगर इंजरी के साथ भी खेलूंगा, एटलीस्ट मैं खेल लूँगा तो मुझे एक साल मेरा ज़ाया नहीं होगा। एज़ कम्पेयर टू अगर आप पूरे साल की उसकी अगर परफॉर्मेंस देखें, अगर एक हफ़्ता पहले ट्रायल से या उस क्लब टूर्नामेंट से पहले अगर वो इंजर्ड होता है, तो फिर उसके बाद अगर वो मिस कर जाता है तो उसके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी तो नहीं होनी चाहिए कि आप पूरा साल ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। फिर उसके बाद जो एक बात होती है कि यहाँ पे 500-500 550 रन वाले नहीं खेलते और 400 रन वाले खेल जाते हैं। एंड आई नो देम पर्सनली। बिल्कुल ऐसे मैं हम खुद सब जानते हैं, उनको बिल्कुल। जानता हूँ। जहाँ पे एक ऑलराउंडर 12 विकेटें और 250 रन बनाता है, एक ऑलराउंडर और प्रॉपर ऑलराउंडर, उसकी जगह कोई 5-6 विकेटों वाला और 100 रन वाला खेल जाता है। तो फिर वो बच्चे डिसहार्ट भी होते हैं। और जो इस तरह खेलता है मेहनत किए बगैर, रन्स किए बगैर, ही विल नेवर थिंक के यार कितनी बड़ी चीज़ है। जो बच्चा 500 रन करता है, 200 करता है वो पूरे टूर्नामेंट में, स्कोरिंग 100, इवन वो कहते हैं ना कि कोचेस कहते हैं कि अगर आपको अंडर आर्म कोई बॉलिंग कर रहा हो तो फिर भी अगर आप 100 रन बनाते हो, दैट इज़ एन अचीवमेंट। तो आप एक प्रोफेशनल मैच में लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के अगर आप इतनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, अपने जेब से आप पैसे लगा के न्यूट्रिशन भी पूरे कर रहे हो, पानी, इवन पानी नहीं होता प्लेयर्स के लिए इन द ग्राउंड्स। तो इस सारे सिनेरियो में भी अगर कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और फिर उसको उसका सिला नहीं मिल रहा, तो फिर आपकी क्रिकेट, हॉकी, जो भी स्पोर्ट्स हैं, फिर वो तनज़ुली का शिकार होंगी। कभी भी आप उसमें कोई मिरेकल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। और आई थिंक ये बड़ा फैक्ट है ये। सॉरी, इनकी जो बात होने की, मैं इसमें सेकंड एक बात करना चाहूँ। सबसे जो बड़ा एक इशू आपका रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, खास करके डोमेस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो क्लब क्रिकेट तो नीचे करके हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट की भी। आपकी ज़्यादातर टीम्स के पास क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं। जो आप बात करें ना इंजरी प्रोन के, ऐसे प्लेयर को देखना कैसे नहीं है, मैंने ऐसे भी देखे हुए यहाँ पर माशाल्लाह से कि उनको टेपिंग भी नहीं करनी आती किसी प्लेयर की। प्लेयर खुद क्या करता है, सीनियर के पास जाता है, उसको कहता है मुझे टेप कर दो, क्योंकि उसको पता है उसको नहीं आती। यार देखिए, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मेडिकल बॉक्स तक नहीं मिलता। अक्सर स्प्रे के लिए इधर उधर जाया जा रहा होता कि स्प्रे मिल जाए। सर अभी इस्लामाबाद में चैलेंज कप हुआ है पीसीबी का, हर जोन की 4 टीम्स बनी हैं, 2 कोचेस थे और उनको स्वैप करते रहे हैं। जिस दिन एक टीम का मैच होता था दूसरी, तो यू आर नॉट अरेंजिंग 4 कोचेस फॉर 4 टीम्स। तो आप फिर डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। जी सना मीर साहिबा बहुत मुस्कुरा रही थी, मुझे पता था ये तमाम तर वो हकाइक हैं जिनसे ये बखूबी वाकिफ़ हैं। वो अब इतना दिल दुखता है, मुस्कुराने के अलावा और कुछ रहता नहीं है, बंदा क्या बोले इस चीज़ को, क्योंकि सदियों से ये बातें होती आ रही हैं। हमसे पहले जो प्लेयर्स थे वो भी ये बातें कर रहे थे, हम आए हमने भी की, हमारे बाद वाले हैं वो भी ये कर रहे हैं। और फिर एंड पे आके बात यही होती है, जब हम प्लेयर एसोसिएशन की बात करें या हम बात करें कि प्लेयर्स को इकट्ठा होना चाहिए, तो सब घबरा जाते हैं और आपके अगेंस्ट हो जाते हैं कि जी ये तो पता नहीं इन्होंने क्या बात करती है। बात ज़रूरी है कि हमने जब तक एथलीट्स को वो मकाम, वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वो उनकी मेहनत को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक हम
कंसिस्टेंट लेवल पर परफॉर्मेंसेज नहीं देंगे। हाँ, हमारा जोश इतना ज़्यादा है, चाहे वो हम हॉकी में देख लें, हम वॉलीबॉल में देख लें, हम क्रिकेट में देख लें, कि अपने से बड़ी टीम को, बेहतरीन रिसोर्सेज की टीम को हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे में जज्बा, हमारी कौम में जज्बा बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह हम किसी भी फील्ड में देख लें, हम अपने से बहुत बड़ी ताकतों का मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन वो हम टोटल जज्बे से कर देते हैं। लेकिन हम खाली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। हमें उनको सक्सेस के लिए रेडी करना है, हमें सेटअप करना है। उसके लिए यही होगा कि आप राइट जगह पर पैसा लगाएं। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद जैसी जगह, पिंडी जैसी जगह या एबटाबाद जैसी जगह, जहाँ हर दूसरे चौथे दिन बारिश होती है, वहाँ पे आपके पास ग्राउंड के कवर्स नहीं। मतलब ये बेसिक ज़रूरत है कि आपके नंबर ऑफ ओवर्स ख़त्म ना हो, आपकी क्रिकेट की क्वालिटी, आपकी पिचेस की क्वालिटी। फिर हम कहते हैं जी पिचेस अच्छी नहीं है। पिचेस कैसे अच्छी होंगी जब आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा? तो ये वो बातें हैं जो कि आप इतने बड़े लेवल पर आके, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके आप सोचते भी नहीं कि आपको ये बात करनी पड़ेगी। ये हम अनफॉर्चुनेटली उनमें से गुजर रहे हैं। लेकिन आई थिंक जो सबसे तल्ख हकीकत जिसकी वो निशानदेही कर रहे हैं, और ये बात आज की नहीं है, ये मैं खुद क्लब क्रिकेट इस शहर में खेला हूँ, ये कब से चलता आ रहा है कि टॉप परफॉर्मर्स जो हैं उनका एंड में नाम नहीं आता, और कहीं ना कहीं से आपके कितने लोग यूएस चले गए, वो कितने नाम आपके पास पड़े हैं कि यूएसए क्रिकेट में वो अभी शायद मेन टीम में आए भी ना, लेकिन उनकी नीचे की क्रिकेट में उनको लुक आफ्टर कर दिया जाएगा कि उन्होंने प्रेफर कर दिया। कोई अपना मुल्क, अपने घर वाले, अपने दोस्त अहबाब छोड़ के नहीं जाना चाहता इस मुल्क से। मैंने कितने लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो ऑस्ट्रेलिया चले गए, जो किसी और मुल्क चले गए, यूएई चले गए, कतर चले गए, जिनको वहाँ से मौके मिलते हैं। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का क्राइटेरिया एक ये होता है कि ऑब्वियसली हमारी सेचुरेशन है क्रिकेट में, ये भी प्रॉब्लम है। इसको सिलेक्टर आप किसी को भी लें तब भी आप फुल इंसाफ नहीं कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो खेले वो फिर मेरिट पे खेले। जब आपके पास इतना टैलेंट और इतने लोग मौजूद हैं तो फिर तो और ज़्यादा आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए, फूल प्रूफ होना चाहिए कि कोई गलत बंदा ऊपर आ ही ना सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस तरफ जाते नहीं हैं, और वो हमें जब तक एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी में हो, चाहे वो लीडरशिप के अंदर हो, आपकी पॉलिसी के अंदर हो। एक दिन हमारे लिए फ़िटनेस सबसे अहम हो जाती है, हम फिटनेस पे बड़े से बड़े टैलेंट को ड्रॉप कर देते हैं, और कभी कभी एकदम से फिटनेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्किल के ऊपर हम लोगों को खिला देते हैं। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है, इससे प्लेयर्स मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती। वो एक चीज़ पे काम करना शुरू करते हैं, उसको आप कहते हैं अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वो दूसरी चीज़ पे काम शुरू कर देते हैं। तो एटलीस्ट आप एज ए प्लेयर एक चीज़ पे काम तो कर सकेंगे, यार इसके थ्रू मैं आ सकता हूँ टीम, या आ सकती हूँ टीम के अंदर। ये बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक हम इतने ज़्यादा मसाइल की निशानदेही करते हैं तो आप तो वैसी हस्ती होंगी, आप कहेंगी कि इससे लोग वुमेंस क्रिकेट में आकर देख लें कि क्या होता है। ये तो फिर मेंस क्रिकेट के मसाइल हैं जो सारे बस मसाइल तकरीबन मोर और लेस सेम है, उनकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ फिर भी पहुँच जाती है कहीं ना कहीं। वुमेंस क्रिकेट के अंदर अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, या बाकी स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी, वॉलीबॉल, वो कितना परफॉर्म करने के बाद उनको वो 2 दिन की विजिबिलिटी मिलती है। क्रिकेट को हम 300 दिन की विजिबिलिटी, 320 दिन की विजिबिलिटी देते हैं, तो वो तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। वसी ये बताएं कि डिसेंट्रलाइज करना सिस्टम को कितना ज़रूरी है। हम इस कैंप की तो ज़रूर बात कर रहे हैं, लेकिन जो रीजन्स को आपको ओनरशिप देनी है, चाहे वो ग्राउंड की सूरत में हो, अब मेरे हिसाब से पिंडी स्टेडियम शुड बिलोंग टू पिंडी रीजन, एक सिंपल सी बात है। इस तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इसको डिसेंट्रलाइज करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में तो एक लीगल बैटल ही चलती रहती है क्रिकेट एसोसिएशन की। यही नहीं समझ आती कि क्रिकेट एसोसिएशन का कस्टोडियन कौन है, उसका फैसला होता है तो फिर ग्राउंड्स की समझ नहीं आती, ग्राउंड्स किसके पास रहेंगे। तो ये मसाइल हमारे तो यहाँ पर हल नहीं हुए अभी तक। सर, इस्लामाबाद के इलेक्शंस हुए थे 1.5 साल पहले तकरीबन, उसको तकरीबन 2 हफ्ते पहले पीसीबी ने नल एंड वॉइड कर दिया। बिल्कुल, कोर्ट ने भी कदम अब वो जो 1.5 साल के जो डिसीजंस थे, उनको कौन अगर अच्छे थे बुरे थे, वो अगर कोई नया बंदा आएगा तो ही विल स्टार्ट फ्रॉम वर्ड गो, ज़ीरो से वो स्टार्ट करेगा। सेंट्रलाइजेशन की जब आप बात करते हैं, देखें हम पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन हमने सूबों को इख्तियार दिए, सूबों के हालात देख लें, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनानी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग बॉडी मींस कि आपके जो चेयरमैन हों वो स्ट्रॉन्ग हों। और लकीली मोहसिन नकवी साहब हैं जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वो उन्होंने आते ही जिस तरह उन्होंने स्कूल क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें की हैं, तो आई डोंट थिंक कि सेंट्रलाइज करना चाहिए कि आप रीजन्स को दे दें, बिकॉज आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। यू नीड एटलीस्ट 10 years टू मेक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर।
मतलब आप एबटाबाद रीजन की बात कर लें, मर्दान, पेशावर, मतलब पेशावर में एक ग्राउंड है आपके पास जो एक अच्छे लेवल का ग्राउंड है, जिसको उसके कंसिडर अलावा कर सकते हैं जी आप, बिल्कुल। कंसिडर कर सकते हैं। यू डोंट हैव अ गुड ग्राउंड अपार्ट फ्रॉम एबटाबाद स्टेडियम के, जहाँ पे आप वो कर सकते हैं। फिर आप लाड़काना, बलोचिस्तान उस साइड पे चले जाओ तो हालात और ही ज़्यादा ख़राब हैं कि जहाँ पे बिल्कुल, ये तो फिर भी इस्लामाबाद से करीब है, इजी एक्सेस है, यहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी भी है और साथ ही मतलब प्लेयर्स के कैंप्स भी होते रहते हैं, तो उसका ख्याल फिर भी रखा जाता है। लेकिन जब आप सेंट्रलाइज कर लेंगे और रीजन्स को ओनरशिप दे देंगे तो फिर वो खुद बड़े चौधरी बन जाएंगे। पाकिस्तान में ये एक मसला होता है कि जब आप किसी को इख्तियार देते हैं तो वो फिर खुद से एक वो बन जाता है। तो जितने डीमेरिट्स अब हैं इससे ज़्यादा हो जाएंगे। फिर दूसरी बात भाई ने की कि जो हमारे लेजेंड्स हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो करना चाहता है उसको हम करने नहीं देते। यूनुस खान का नाम लिया, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, ठीक है, उनको करने नहीं देते। और अब पड़ोसी मुल्क देखें सर, राहुल द्रविड़, उन्होंने जो टीम बनाई थी, आज इंडियन टीम में 5 लड़के वो खेल रहे हैं। शुभमन गिल इज़ द कैप्टन, ऋषभ पंत इज़ द वाइस कैप्टन, ठीक है। फिर उसके बाद ईशान किशन, 4-5 प्लेयर अगर एक पूल से आपको इंटरनेशनल टीम के लिए मिल रहे हैं तो ही हैव डन हिज जॉब ना। बिल्कुल, एंड आई थिंक इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वो नंबर्स हमारे सामने हैं सारे कि वो सक्सेस रेशो क्या रहा है। अवैस, जाने से पहले आप बता दें कि फिर कैसे रोका जाए कि लोग बड़े चौधरी ना बने, क्या करें? मतलब आप डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर पा रहे, सेंट्रलाइज भी। चलें ये भी छोड़े, मुझे ये बताएं कि जो कैंप से कुछ नाम जिनका इंतखाब हो जाएगा उनके पास ये गारंटी है कि वो स्ट्रक्चर में रहेंगे? तुम तीनों घर जाओ तब ठीक हो मजाक कर रहा है। मसला सारा का सारा ये है कि देखें, कैंप्स तो मुझे पता ऑर्गेनाइज तो करते ही रहते हैं। मेरी हमेशा एक ही बस जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ, कैंप्स आपने इससे पहले माजी में भी किए, आप कभी करते हो कि टॉल फास्ट बॉलर कैंप करते हो, कभी आप विकेट कीपर करते हो, कभी बैट्समैन का, जो भी आप कैंप्स करते हो, उसमें से जो आउटकम होता है, वो जो नाम पब्लिश होते हैं वो पब्लिश किधर होते हैं? मुझे आउटकम एक प्रॉपर आप पब्लिश करते हो कि यार इसकी ये फाइंडिंग्स थी, इसकी ये फाइंडिंग्स थी, ये लड़का है, ये तगड़ा है, ये आगे पाकिस्तान टीम में जा सकता है, फिर उसका पूरा मैपिंग प्लान आप बनाते हो। हमने अगर थोड़ा हालिया अरसे के पीछे चले जाए, अभी तो आप T20 का कैंप, आप बेसिकली आप अगर देखो तो इस पूरे एरा के अंदर आपने T20 स्ट्राइक फोर्स का एक कैंप आपने स्टार्ट किया कि आपके जेन में T20 वर्ल्ड कप आपने खेलना है। लेकिन अगर मैं बैकअप प्लेयर्स की बात करूं, जहां पर आपने एक कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन निकालना है, स्ट्राइक रेट का बैट्समैन निकालना है, ऐसा कौन सा नया फेस है जिस पे हमने काम किया हो? अभी तक मुझे कोई नया फेस नजर नहीं आया। वो वही प्लेयर्स हैं जो इर्द गिर्द आपके बहुत अरसे से घूम रहे हैं, कोई नया लड़का आपके पास नहीं है। चले, अब तो आप खैर जाएंगे तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देखें, ये चीजें हैं जिन पे काम करना है। कौन जा रहा है? अच्छा नहीं, आप, मुझे लगा आपका एग्जाम वगैरह कोई आ रहा है तो शायद इसलिए। चले तो जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं ये हमें देखना होगा। लेकिन मैं जो आपने चौधरी वाली बात की ना, मैं आपको सिर्फ उसमें एक चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, हम लोगों को ग्रोथ से डर लगता है, हमें चेंज से डर लगता है। आप बना दें 10 चौधरी, कोई बात नहीं, उसमें से 2 या 3 तो कोई अच्छा काम करेंगे, कुछ तो बदलेगा। अगर हम इसी सेटअप में फंसे रहे और हमने सेंट्रलाइज्ड ही रखा और हमने किसी को भी पावर न दी, तो एबटाबाद स्टेडियम ऐसे ही खड़ा रहेगा अगले 20 साल तक। नहीं बनेगा मानसेरा में कुछ स्टेडियम, नहीं बनेगा और किसी जगह पर। तो आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। उसमें डिसीजन सही भी होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन जहाँ पर कोई सही होगा आपको समझ आएगी इस स्ट्रक्चर, इससे फ़ायदा हुआ। क्योंकि अभी का जो सेटअप है उसमें आप किसी भी और स्टेडियम को नया डेवलप कर नहीं नहीं पाएंगे, बिल्कुल। एंड आई थिंक ऐसे ही है, बट आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि फॉर ईवल टू सक्सीड इज फॉर द गुड मैन एंड वुमेन टू डू नथिंग। तो आई थिंक अब मौका आ गया है कि वो तमाम तर जो इकदामात हैं वो लिए जाएं और कमान जो है वो संभाली जाए चीज़ों की, और चीज़ों को बेहतर सिमत में लाया जाए, चाहे वो रीजनल क्रिकेट हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो। लेकिन कैंप जारी है, 30 जून तक ये कैंप जो है वो जारी रहेगा और पाकिस्तान का पूल ऑफ प्लेयर्स जो है उसको एनहांस करने की बात की गई है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में लाइक फॉर लाइक इंजरी रिप्लेसमेंट्स भी हमारे पास मौजूद रहेंगी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।